ग्रीन हाउस गैस में कटौती और ग्लोबल वार्मिंग पर लगाम लगाने की दौड़ में इंपॉर्टेंट मिनरल्स की तेजी से मांग बढ़ रही है। लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट जैसे मिनरल्स, ईवी बैटरी, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और अदर लो कार्बन टेक्नोलॉजी जो दुनिया की ऊर्जा प्रणालियों को तेजी से शक्ति प्रदान कर रहे हैं। भूमि पर इन मिनरल्स के लिए खनन पहले से ही चल रही है, लेकिन बढ़ती मांग के साथ कुछ लोग अब लाखों वर्ग किलोमीटर मेटल ऑर्स के लिए समुद्र तल का उपयोग करने की सोच रहे हैं। एक्चुअली कुछ देश पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गहरे समुद्र में खनन की खोज करने के लिए परमिट के लिए संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA में आवेदन कर रहे हैं, जहां समुद्र में खनिजों का बड़ा हिस्सा पाया जाता है। लेकिन वर्षों के शोध के बावजूद गहरे समुद्र के बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी है। कई लोग डर रहे हैं कि खनिजों को निकालने से समुद्री जीव और अर्थ पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। डीप सी माइनिंग पर अभी भी बहस चल रही है। डीप सी माइनिंग का उद्देश्य है समुद्र पर पाए जाने वाले मिनरल्स के भंडार को पुनः प्राप्त करना, जो इसकी सतह से सैकड़ों या हजारों मीटर नीचे है। इन गहराइयों में समुद्री जीवन की विविधता के साथ साथ कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, गोल्ड और सिल्वर और कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स के महत्वपूर्ण भंडार हैं, जो जीरो कार्बन एनर्जी कंपोनेंट एंड अदर कुछ टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए आवश्यक है, लेकिन उन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। गहरे समुद्र में मिनरल्स आलू के आकार के पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और पॉलीमेटालिक सल्फाइड और सी मॉन्ट पर मेटल क्रस्ट में मौजूद होते हैं। नॉर्वे, चीन, जापान जैसे ऐसे देश हैं जो डीप माइनिंग को शुरू भी कर चुके हैं। नॉर्वे ने 2024 में खनिज संसाधनों की खोज के लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दिया है और वह 2030 से पहले प्रभाव में आ जाएगी। कुछ देशों के पास फंड्स और टेक्नोलॉजी की एबिलिटी की कमी के कारण कुछ देश इसे शुरू नहीं कर पा रहे हैं। प्रशांत महासागर में कैरेबियन क्लिपर्टन जोन विशेष रूप से दिलचस्प क्षेत्र है। यह खनिज समृद्ध क्षेत्र है जहां 17 डीप माइनिंग ठेकेदारों के लिए पहले से ही इसकी मेजबानी करता है और यह लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर को कवर करता है, जो लगभग इथोपिया के क्षेत्र जितना है। गहरे समुद्र में खनन के समर्थकों का तर्क है कि यह दुनिया की महत्वपूर्ण खनिजों की तत्काल जरूरत को पूरा करने में मदद कर सकता है, जो संभवतः देशों द्वारा अपने डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों के पैमाने के साथ ही बढ़ता रहेगा। अनुमान बताते हैं कि आने वाले दशकों में कुछ ऐसे खनिजों की वैश्विक मांग 400 से 600% तक बढ़ सकती है, क्योंकि दुनिया सोलर पैनल और विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और अन्य शून्य कार्बन प्रौद्योगिकियों पर अपनी निर्भरता बढ़ाती जा रही है। गहरे समुद्र में खनन के जोखिम क्या है? गहरे समुद्र को कभी जीवन से रहित माना जाता था। बहुत अंधेरा, ठंडा और भोजन की कमी के कारण कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। अब हम जानते हैं कि यह ग्रह पर सबसे बड़ा रहने योग्य स्थान है और जीवन की चकाचौंध भरी श्रृंखला का घर है। आज तक गहरे समुद्र में लाखों और हजारों प्रजातियां पाई जाती है। कैरेबियन क्लिपर्टन जोन में, जो गहरे समुद्र में खनन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में 5000 से अधिक प्रजातियों की खोज इसी जोन में की है, जो उनके लिए भी एक नई बात है। अन्वेषण और परीक्षण अभी भी शुरुआती चरण में है, इसलिए गहरे समुद्र में खनन के संभावित पारिस्थितिकी प्रभावों को निर्धारित करने के लिए आगे अनुसंधान की आवश्यकता है। लेकिन आज तक का विज्ञान एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। समुद्र जीवन को सीधा नुकसान। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि समुद्र तल पर तैनात भारी खनन उपकरणों के सीधे संपर्क में आने से गहरे समुद्र में रहने वाले कम गतिशील जीव मारे जाएंगे और ये मशीन जो तल छट के गुब्बार पैदा करेगी, उनसे जीव दब जाएंगे और उनका दम घुट जाएगा। गर्म खनिज अपशिष्ट जल भी अधिक गर्मी और विषाक्तता के कारण समुद्री जीवन को मार सकता है। गहरे समुद्र की प्रजातियों के भोजन और प्रजनन को बाधित कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे ध्वनि प्रदूषण व्हेल जैसे बड़े मेगा जीवों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। चूँकि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स गहरे समुद्र की प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है, इसलिए वैज्ञानिक काफ़ी हद तक निश्चिंत हैं कि खनन के कारण कुछ प्रजातियां निवास स्थान हटाए जाने से विलुप्त हो जाएगी। ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, जो सभी कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का लगभग 25% अवशोषित कर लेता है।
ओशियन क्रिएचर समुद्री जीव इस जलवायु विनियमन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो गहरे समुद्र में कार्बन को अलग करने और समुद्र तल छट से मीथेन जैसी अन्य ग्रीनहाउस गैसों को कम करने में मदद करता है। खनन गतिविधियों के बाद गहरे समुद्र में जैव विविधता का नुकसान महासागर के कार्बन चक्र को प्रभावित कर सकता है और वैश्विक तापमान में वृद्धि हो सकती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और भी बढ़ जाएगा। ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, जो सभी कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का लगभग 25% अवशोषित कर लेता है। ओशियन क्रिएचर समुद्री जीव इस जलवायु विनियमन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो गहरे समुद्र में कार्बन को अलग करने और समुद्र तल छट से मीथेन जैसी अन्य ग्रीनहाउस गैसों को कम करने में मदद करता है। खनन गतिविधियों के बाद गहरे समुद्र में जैव विविधता का नुकसान महासागर के कार्बन चक्र को प्रभावित कर सकता है और वैश्विक तापमान में वृद्धि हो सकती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और भी बढ़ जाएगा। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का अनुमान है, यदि 2050 तक बैटरी के जीवन के अंत की रिसाइकलिंग दरों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है तो यह कॉपर, निकेल, लिथियम के लिए लगभग 1/4 और कोबाल्ट के लिए लगभग 15% तक नए खनन किए गए खनिजों की आवश्यकता को कम कर सकता है। हालांकि अल्पावधि में करीब 2030 तक इन खनिजों की पर्याप्त मात्रा प्रचलन में नहीं होगी, जिससे रिसाइकलिंग की एक व्यवहार्य दृष्टिकोण बन सके। पर्यावरणविदों का तर्क है कि सबसे अच्छा विकल्प सभी खनन को छोड़ना और इसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण सामग्री इकट्ठा करना। लेकिन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट निष्कर्ष निकालती है कि केवल रिसाइकलिंग से दुनिया की स्वच्छ ऊर्जा खनिज आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकेगा। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2050 तक कोबाल्ट और निकेल जैसी खनिजों की वैश्विक मांग लगभग 500% बढ़ जाएगी। हालांकि एक तरफ टेस्ला सहित कई कंपनियां अब ऐसी बैटरी तकनीकों का उपयोग कर रही है जिसमें कोबाल्ट या निकेल की आवश्यकता ही नहीं है, दो धातुएं जो गहरे समुद्र में खनन के लिए लक्षित है। कुछ विकल्पों में सोडियम आयन और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी शामिल है, जो पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक टिकाऊ और लागत प्रभावी है।